अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन जो कुछ लर्न करता हूँ एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। क्रिप्टो मार्केट ने थोड़ा डिप लिया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट सारी की सारी आपको नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत ओके। अगर आप इन सारी क्रिप्टो करेंसीज़ के चार्ट पे नज़र डालें तो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज़ ऐसी हैं जो कि अपने सपोर्ट से दोबारा आपको बाउंस बैक होती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो अभी भी अपनी सपोर्ट जो इमीडिएट सपोर्ट है उसके पास नज़र आ रही है। बीटीसी की प्राइस देखें तो बीटीसी प्राइस के आवरली चार्ट पे अगर आप नजर डालें तो ऐसे जैसे वो सीसा गेम नहीं होती बच्चों की जिसमें दो बच्चे रॉड की एक साइड पे बैठते हैं। जब एक बच्चा नीचे जाता है तो दूसरा बच्चा ऊपर चला जाता है, फिर वो ऊपर वाला जब नीचे आता है तो फिर वो जो नीचे गया होता है उसकी बारी ऊपर जाने की। तो सेम इसी तरह 23,000 की प्राइस पे सीसा की तरह बार बार ऊपर नीचे। बहरहाल अभी डिप लिया और डिप लेके दोबारा ये जो स्पोर्ट डेवलप की हुई थी पिछले चंद दिनों से उसी के ऊपर 22,600 700 22,300 350 की प्राइस के ऊपर दोबारा बाउंस होके ऊपर आ रही है। और ऊपर जो 100 आर की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है उसके पास जो है फर्स्ट इमीडिएट इसको जो रेजिस्टेंस है वो नजर आएगी। अब ये क्यों मार्केट डिप कर रही है? ग्लास नोट के रिसर्चर की ये रिपोर्ट है, उनका कहना यह है कि अब मार्केट ने ये जो रैली पकड़ी है इस माह के स्टार्ट से उसमें जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और साथ जो माइनर्स हैं उनको भी रिलीफ मिला है। ये माइनर की नेट एसेट्स है उसमें देखना माइनर भी आपको सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। मार्केट में अभी भी दो राय मौजूद हैं। कुछ का मानना यह है कि ये मार्केट जब मार्केट मार्केट बैरिश ही है, लेकिन मार्केट बैरिश में थोड़ा सा ये करेक्शन है, थोड़ी सी ये पुल बैक है। इसके बाद मार्केट ने मजीद नीचे जाना है। ये अभी भी मार्केट में कुछ जबकि कुछ का मानना यह है कि नई मार्केट ने अपना बुल रन स्टार्ट कर लिया है। इस वजह से मैं भी कंफ्यूज हूं मेरे दोस्तों भाइयों। आप में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो किसी कंक्रीट नतीजे पे नहीं पहुंचे कि मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। बहरहाल आज मैंने दो टोकन बाय करने हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। एक मैंने बाय कर लिया है, एक मैंने करना है, वो मैं आपको उस बारे में भी आगाह करूंगा। इथेरियम की प्राइस भी देखें तो इथेरियम की प्राइस ने ये जो इसकी रेंज है 1550 डॉलर पिछले साल अक्टूबर में उसको ब्रेक किया, ऊपर गई तो एक अपनी रेजिस्टेंस इसने बनाई तकरीबन 1680 डॉलर की प्राइस। उससे रेजिस्टेंस प्राइस दोबारा नीचे आई। यहाँ पे एफटीएक्स का क्रैश हो गया। अभी करंट रैली में वो एफटीएक्स के क्रैश की तो रिकवरी हो गई है, लेकिन दोबारा वो जो पीछे रेजिस्टेंस थी उसी रेजिस्टेंस से प्राइस फिर जो है वो नीचे बाउंस होगी। अभी दोबारा उस रेजिस्टेंस से बिल्कुल सपोर्ट के पास आई है और सपोर्ट से फिर एक बार ऊपर बाउंस हुई है। लेट्स सी मार्केट किस तरह टर्न लेती है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर दो क्रिप्टो करेंसी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। मैं चाहता हूं उसके बारे में। एप्टोस एप्टोस के को हम अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। इस साल के स्टार्ट में, इस माह के स्टार्ट में जब एप्टोस की प्राइस 4 साढ़े 4 डॉलर पे थी उस वक्त मैंने एप्टोस के टोकन अनलॉक के बारे में आपको बताया, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया कि आपको ये इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मेरी असेसमेंट के मुताबिक इसकी टोकनोमिक्स अच्छी नहीं है, आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। इस वक्त अगर आप देखें तो एप्टोस की प्राइस 13 डॉलर पे टच कर रही है। वजह क्या है? एप्टोस के पीछे वो जो पैनकेक स्वैप की इनकी पार्टनरशिप हुई है कि पैनकेक स्वैप जो बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर सबसे ज्यादा पॉपुलर डेक्स है उसके की पार्टनरशिप की वजह से एक हाइप है और अभी तक इसकी प्राइस जो है वो आपको ऑल टाइम हाई बनाती हुई नजर आ रही है। तो अब मजीद ऊपर नीचे जाएगी, आई डोंट नो व्हाई। इसमें आपने फोमो में आके इसको बाय नहीं कर लेना। जब भी प्राइस अपनी ओवरबॉट की रेंज में होती है, ये इस वक्त आप आरएसआई का नीचे इंडिकेटर देखें तो एप्टोस इस वक्त ओवरबॉट की रेंज में है। इस वक्त बाइंग करने का टाइम नहीं है। मुमकिन है प्राइस मजीद ऊपर जाए, लेकिन जैसे मैं ट्रेन मिस कर गया हूं, आप भी मिस कर गए, आप इंतजार करें। वैसे तो एप्टोस की टोकोनॉमिक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन जाहिर बात है जिस जिस बंदे ने नीचे से बाय किया था तो 4-5 डॉलर जब इसकी प्राइस उस रेंज में ट्रेड हो रही थी उसको तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो मिला होगा। दूसरा टोकन जो इस शॉर्ट बुल रैली के अंदर अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है वो है ऑप्टिमिज्म। ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं इथेरियम के इकोसिस्टम के ऊपर, के इथेरियम का इकोसिस्टम खासूसन जो इसके ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स हैं उसमें ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम जो है वो किस तरह ग्रो कर रहा है। तो ऑप्टिमिज्म का टोकन चूंकि ऑलरेडी मार्केट हो चुका है तो उसने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया पिछले 2-3 दिनों में। और एक और आर्बिट्रम का कंपटीटर मार्केट में है वो है, सॉरी, ऑप्टिमिज्म का कंपटीटर है आर्बिट्रम। उसका भी टोकन नहीं आया, उसका एयर ड्रॉप होना है। ऑलरेडी आपके साथ डिटेल शेयर कर चुका हूं और अब मैं दो टोकन बाय करना चाहता था। माना मैंने ऑलरेडी, नहीं सॉरी, मैंने कर्व फाइनेंस का बाय कर लिया और मायना का अभी मैं आपको बताता हूं मैं ये क्यों दो टोकन में मैं बाय करने लगा हूं। ये रिस्क लेने लगा हूं, प्रे फॉर मी। मुझे
मुझे ऐसे लगता है कि प्राइस में हमें इस वक्त जो है थोड़ा बहुत अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस वक्त थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मुमकिन है प्राइस वाकई वो जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा जो इसको बुल ट्रैप समझ रहे हैं इस रैली को, और मुमकिन है प्राइस जो है वो नीचे जाती जाए। अगर नीचे जाती जाएगी तो हम मजीद इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे माना और कर फाइनेंस में। माना मैं क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि माना की एप्पल के साथ जो पार्टनरशिप है, कहा जाता था कि इस माह जो एप्पल है वो अपने मिक्स रियलिटी वाले गैजेट्स बनाना शुरू करेगा। उससे माना को बड़ा हाइप मिली थी, और यही आपको अगर आप देखें तो इस बुल रैली में माना की प्राइस ने 160 गुना से ज्यादा इसकी प्राइस पंप की है। तो मैं नहीं चाहता कि अगर ये बुल रैली स्टार्ट हो जाए तो माना का पोटेंशियल, क्योंकि अभी एप्पल के गैजेट्स आने शुरू नहीं हुए। अगर तो एप्पल जो कि दुनिया की टॉप बड़ी जाइंट कंपनीज है में शुमार होती है, अगर वो एप्पल की एंट्री होती है तो एक अच्छी खासी जो है इसकी हाइप बनती है। माना का दूसरा जो कैटलिस्ट है जिस वजह से मैं इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, एक ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट भी है। आपको पता है मेटावर्स हमारा आने वाला कल है, और इस नैरेटिव ने अगले बुल रन में अच्छा खासा दोबारा रिकवरी करनी है, अच्छा खासा गेन होना है। तो दो चीजों की वजह से, एप्पल की वजह से और दूसरा मेटावर्स प्रोजेक्ट होने की वजह से, माना के अंदर मैं मेरी अगर मैं नीचे से बाय कर लेता इस प्राइस रेंज में 28 सेंट 30 सेंट में तो क्या ही बात थी, लेकिन अब वो ट्रेन मिस कर ली है। मैं मजीद ट्रेन नहीं मिस करना चाहता। $250 का मैं माना बाय करूंगा। माना जो है चूंकि आर्बिट्रम की चेन के ऊपर नहीं है, तो इस वजह से आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इथीरियम, चूंकि ये इथीरियम का टोकन है, अगर आपके पास ऑलरेडी इथीरियम के चेन में फंड्स कुछ पड़े हुए हैं, स्टेबल कॉइन बेशक वो यूएसडीसी है बेशक यूएसडीटी है, तो आप अपने मेटामास्क से ही आप ये टोकन बाय कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में। दूसरा, कर्व फाइनेंस में बाय क्यों बाय करना चाहता हूं? कर्व फाइनेंस इथीरियम की चेन के ऊपर यूनिस्वाप के बाद दूसरा बड़ा डेक्स है। यू समझ ले कि यूनिस्वाप का सबसे बड़ा जो टफ कंपिटेटर है वो कर्व फाइनेंस है। कर्व फाइनेंस पे ज्यादातर जो है स्टेबल कॉइन स्वैप होते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग ये प्रोजेक्ट है। दूसरा, इसके प्रोजेक्ट के स्ट्रॉन्ग होने की वजह, चूंकि मैंने आपको बताया था कि इथीरियम के ऊपर शंघाई अपग्रेड होना है, उसके बाद इथीरियम के इकोसिस्टम ने ग्रो होना है। उस इकोसिस्टम में जब उसकी अनस्टेकिंग होनी है तो लिक्विड स्टेकिंग जो प्लेटफॉर्म है, उनको जितने प्लेटफॉर्म है उन सबको जो अकोमोडेट करने वाला प्लेटफॉर्म है वो है कर्व फाइनेंस। तो वो जो लिक्विड स्टेकिंग की एक नैरेटिव पंप करेगा, अगर करेगा तो उसमें साथ साथ कर्व फाइनेंस की ट्रेजरी में भी इजाफा होगा। तो इस वजह से गो के ट्रेजरी फाइनेंस का भी ये बेस्ट प्राइस नहीं है बाइंग के लिए, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस फोमो में मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस करूं। $250 मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब मैं यहां पे जो कर्व फाइनेंस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं आर्बिट्रम की चेन की वजह से, ताकि कर्व फाइनेंस के तो मुझे टोकन मिलने ही मिलने हैं। बेशक मैं बाइनांस वगैरह किसी एक प्लेटफॉर्म पे खरीद लूं, लेकिन मैं अगर आर्बिट्रम के जरिए खरीदूंगा तो अगर आर्बिट्रम का टोकन उसका एयर ड्रॉप होता है तो फिर मुझे उसके जितनी ज्यादा एक्टिविटी है आर्बिट्रम की चेन के ऊपर, उतनी ही ज्यादा एयर ड्रॉप के चांसेस, उतने ही ज्यादा टोकन मिलने के चांसेस है। तो मैंने क्या किया, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, आपके पास अगर स्टेबल कॉइन पड़े हैं किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, ओकेएक्स किसी भी चेन एक्सचेंज में पड़े हुए हैं, वहां से आप अपने मेटामास्क में पहले तो आर्बिट्रम चेन का नेटवर्क ऐड करें। वहां से आर्बिट्रम चेन के थ्रू जो नेटवर्क टाइप आपने यूज करना है ना, वो नेटवर्क स्टैंडर्ड जो है वो आर्बिट्रम का रख के तो आप अपने मेटामास्क में वो स्टेबल कॉइन लेके आए। तो यहां पे आप यूनिस्वाप, सुशी स्वाप, किसी चेन पे जो आर्बिट्रम को सपोर्ट करती है उसको आप वहां से आप ये जो कर्व फाइनेंस का टोकन है वो खरीद सकते हैं। मेरे पास चूंकि इथीरियम की चेन के ऊपर यूएसडीटी पड़े हुए थे, उसको मैंने ब्रिज कर लिया, यानी इथीरियम की चेन से यूएसडीटी निकाल के मैंने आर्बिट्रम की चेन पे पहले यूएसडीटी ब्रिज किया है। ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा है, ये वेबसाइट है स्टारगेट, इसका मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से टोकन जो है एक चेन से दूसरी चेन में स्विच कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं। ये देखें, ये वो सारी चेन्स है, इथीरियम, बीएनबी, एवलांच, पॉलीगॉन, ये सारी चेन में जहां जहां भी आपके पास स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है उसको आप आर्बिट्रम पे ब्रिज कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास आ जाए तो फिर आपकी अपनी चॉइस है। मार्केट में इतने डेक्सेस हैं, मैंने तो ये जो मार्केट में डेक्सेस एग्रीगेटर है ओपन ओशन, वहां पे अपना ये यूएसडी $250 का मैंने कर्व फाइनेंस बाय किया है। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप जितना रिस्क ले सकते हैं, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैं रिस्क ले रहा हूं, मुमकिन है प्राइस यहां से मजीद नीचे जाए। अगर नीचे जाएगी तो मैं वॉच करूंगा किस रेंज में जाके मैंने दोबारा मजीद एंट्री लेनी है। अगर आपने इंतजार करना है तो दोबारा ये वाली जो प्राइस रेंज है, ये वाली प्राइस रेंज जो है फेवरेट प्राइस रेंज है माना के लिए, यानी 30 सेंट की,
इसी तरह, बल्कि ये आपको नजर नहीं आ रहा, मैं जरा लेफ्ट साइड पे करता हूँ। ये जो माना की प्राइस है नीचे वाली रेंज 30 सेंट, इस रेंज का अगर आप वेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस है। अगर आप फोमो में है मेरी तरह तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एलोकेट कर सकते हैं अगर आपने रिस्क लेना है तो। अब आते हैं मार्केट की अगली सबसे बड़ी न्यूज जो पिछले 24 घंटे की मेरी नजर में फार रीचिंग इंपैक्ट वाली न्यूज हो सकती है, वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से न्यूज आई है। यूरोपीय यूनियन लॉ मेकर्स ने अभी एक वोटिंग की है प्रोहिबिटिव रिक्वायरमेंट ऑन बैंक्स, यानी आपको पता है बैंक्स के ऊपर प्रेशर है, उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो कहते हैं कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट कराएं, उनके जो मिलियंस के जो वेल्थी कस्टमर्स हैं उनका प्रेशर है। तो बैंक्स जो हैं वो अब क्रिप्टो होल्डिंग की तरफ, एसेट की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब जाहिर बात है बैंक्स जो हैं एक रेगुलेशंस के अंदर चलते हैं, तो वहां के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कानून पास किया। इसको दो मुख्तलिफ एंगल से आप ले सकते हैं। कुछ का मानना यह है कि यह क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ी बैड मूव है कि भाई इस तरह उन्होंने वोटिंग क्या की है, वो कहते हैं जी बैंक्स जो हैं वो वाले बैंक जो क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में या कस्टमर्स के लिए, उनके लिए लाजमी है कि बैंक्स विल रिक्वायर, उनके लिए लाजमी है कि अगर वो 1 यूरो का कोई क्रिप्टो खरीदते हैं तो 1 यूरो वो अलग से अपने पास ऑफ क्रिप्टो भी रखें कि इन केस जैसे ये पीछे FTX इस तरह के बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रैश हुई हैं तो उसके बाद उसका इंपैक्ट हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है उनके ऊपर ना हो। अगर आपके क्रिप्टो में कोई बड़ा कोई क्रैश या कोलैप्स हो जाता है तो जितने आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसके मुतबादल आपके पास यूरोस ऑलरेडी पड़े होंगे, तो उस इनस्टेबल सिचुएशन के अंदर भी आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं। ये अब ये तो एक तरह भाई अगर मैंने मेरे पास $1000 है, मैंने क्रिप्टो में $1000 इन्वेस्ट करने हैं, तो दूसरे लफ्जों में ये लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि $1000 आपने क्रिप्टो के लिए इन्वेस्ट करने हैं तो $1000 आपको साथ एक्स्ट्रा भी रखने पड़ेंगे, यानी $1000 में $500 आप इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में, $500 को बैकअप के तौर पर रखें। ये एक तरह इसके ऊपर तनकीद हो रही है। कुछ का मानना यह है कि भाई अगर आप इस तरह करेंगे तो जो लोग इन रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिप्टो में एंट्री लेना चाहते हैं तो वो तो नहीं लेंगे, वो तो फिर दोबारा अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो इस तरह आप असल में अपने शहरियों, अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प नहीं कर रहे, जानबूझ के आप उनको रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म की बजाय अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, तो ये मूव अच्छी नहीं है। लेट्स सी दूसरे एंगल में इसको ये भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव भी इसका एक एंगल निकलता है कि फाइनली अब जो बैंक्स हैं उनको एक तरह का गो हेड मिल रहा है रेगुलेटर्स की तरफ के ठीक है भाई जाएं अब आप क्रिप्टो में एंट्री लें। तो इससे जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का सरमाया है सारी दुनिया के बैंकों में पड़ा हुआ, उसके आने का एक तरह का रास्ता निकल सकता है। अगर ये यूरोपीय यूनियन, अभी ये फाइनल इसका वोट नहीं हुआ, फाइनल वोट इसका होना है जब यूरोपीय यूनियन का इजलास होना है, उस वक्त ये फाइनल बाकायदा यूरोपीय यूनियन का जब लॉ बन जाएगा उसके बाद मुमकिन है दीगर कंट्रीज, दीगर जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इनके कवानीन को फॉलो करके तो अपने अपने बैंक्स को जो है वो अलाउ करें कि वो भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को करें। वो किस तरीके से जरूरी नहीं वो यूरोपीय यूनियन के लॉ को फॉलो करें, मुमकिन है वो ये जो शर्त है कि भाई 1000 में से $500 इन्वेस्ट करें और $500 बैकअप रखें, ये बैकअप वाली वो ना ऑप्शन करें। बहरहाल मेरी नजर में ये दो इसके एंगल निकलते हैं, तनकीद भी इसके ऊपर हो रही है और इसका पॉजिटिव एंगल भी है। अच्छा आगे आते हैं, अगली न्यूज है जी सेल्सियस की तरफ से। सेल्सियस ने दोबारा, कल मैंने आपको बताया था कि थ्री एरोस कैपिटल ने भी एक अपनी एक्सचेंज जो है वो लॉन्च करने का इरादा किया GTX के नाम पे। सेल्सियस कह रहे हैं जी हम भी अब दोबारा अपना सिस्टम जो है वो रन करना चाहते हैं, उसमें जिस जिस बंदे का हमने उधार देना है उस उधार को एज अ कोलैटरल रख के वो मजीद हमारे साथ इंगेज हो सकते हैं। तो दूसरी जो ब्लॉकीफाई की तरफ से खबर आ रही है कि अभी जो FTX का क्रैश हुआ है उसकी बैंक्रप्सी में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्लॉकीफाई जो कि FTX के बाद वो भी बैंक्रप्सी उन्होंने फाइल की थी, उसने भी 1.2 बिलियन उसका भी FTX के पास है। तो ये भी एक ब्लॉकीफाई के की तरफ से एक रिपोर्ट है जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। अगली न्यूज है जी स्टेबल कॉइन और CBDC के वाले। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो पेमेंट प्रोसेसिंग, कार्ड प्रोसेसिंग जो कंपनी है वीजा, वीजा दुनिया की सबसे टॉप, तकरीबन मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूं तो 400-500 बिलियन का मार्केट कैप है वीजा का, और मास्टर कार्ड का इससे कम है, मास्टर कार्ड का कोई 300-400 के करीब है, वीजा सबसे ज्यादा। इनका जो CEO है उसका कहना ये है कि इट्स वेरी अर्ली डेज, अभी बहुत इब्तदाई दिन है,
लेकिन हमारा मानना यह है कि आइंदा आने वाले वक्तों में स्टेबल कॉइन और जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सीबीडीसी, जो कल मैंने आपको बताया था कि सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन सारी दुनिया के जो रेगुलेटर्स हैं उनकी नजर है। तो वीजा के सीईओ का कहना भी यही है कि भाई दुनिया जो है अब स्टेबल कॉइन और सीबीडीसी की तरफ जा रही है, उसमें वीजा कैसे अकोमोडेट कर सकता है, उसके हवाले से हम खुद भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। तो मेरी नजर में ये भी एक तरह की बुलिश न्यूज है, बुलिश डेवलपमेंट है। एक जो है बैड एक्सपीरियंस हुआ, एक जर्मन ब्रांड है गाड़ियों की, पोर्शे, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, इन्होंने भी अपना डिब्यूट किया एनएफटी मार्केट के अंदर, लेकिन इनको रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। तकरीबन 7,400 के करीब इन्होंने एनएफटीज मिंट करने थे, और अभी तक जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं तकरीबन सिर्फ 1400-1500 एनएफटी मिंट हुए हैं। वैसे नॉर्मली जितनी ये बड़ी टॉप ब्रांड्स हैं, जैसे नाइकी है, इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उन सब ने जिसने एनएफटी किया है, ऑलमोस्ट सबका सक्सेसफुल एनएफटी इवेंट हुआ है। इनका पता नहीं क्यों हुआ। मैं ओपन सी पे जाकर देख रहा था कि ओपन इनकी जो मिंट की प्राइस है एनएफटी की, वो तकरीबन, ये मेरे सर पे आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ऊपर देखें, तकरीबन 1 इथीरियम के करीब है इनकी एनएफटी की मिंटिंग की प्राइस। मिंट क्या करना है, एक ही किस्म की कार है, उसको बंदे मिंट कर रहे हैं, सिर्फ हर कार पे जो है मिंटिंग का नंबर चेंज है। ये देखें, अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है नंबर चेंज है, बाकी सेम टू सेम कार ही है। मुझे तो समझ नहीं, एक ही कार की कई कॉपियां बना देना, ये कैसे यूनिकनेस है। एनएफटीज का तो ये होना चाहिए कि ये कार, इसके मुख्तलिफ एंगल होते, इसका बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता, कार्ड डिफरेंट होती, मतलब कोई रेयरिटी होती, कोई यूनिकनेस होती, तो शायद इसकी हाइप बनती। आई डोंट नो, बहरहाल ये मैंने आपको बताया। अगर आप ये एनएफटी के शौकीन हैं तो आप इसको मजीद स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ आए तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट में जी कार्डानो के हवाले से न्यूज मैं मिस कर गया था, आपको दोबारा बता रहा हूँ। दो न्यूज ये है कि चंद दिन पहले कार्डानो की प्राइस, मेरा ख्याल है कल परसों की ये न्यूज थी, कि कार्डानो की प्राइस, कार्डानो की जो ब्लॉकचेन है, उस पर भी जो 60% इसके जो नोड्स हैं, वो एकदम जनाब रीस्टार्ट हो गए, रीबूट हो गए। एकदम 4-5 मिनट के लिए इनके नेटवर्क पे थोड़ा प्रेशर आया, एकदम सारी मार्केट में पैनिक हुआ कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बहरहाल अब वो सारी चीजें रिकवर हो गई हैं। कार्डानो की प्राइस भी सोलाना की तरह, कार्डानो की चेन भी अगर इस तरह, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काज ऑफ कंसर्न है कि अगर अब हो सकता है तो क्या कार्डानो के आइंदा भी हो सकता है, और क्या आइंदा इससे बड़ा भी जो है वो क्राइसिस आ सकता है कार्डानो की ब्लॉकचेन पे या नहीं। बहरहाल अगर आप इस पे देखें, इनका चार्ट के ऊपर जायजा लें, तो कार्डानो की प्राइस जो है मार्केट की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस ऐसी हैं जो नीचे सपोर्ट से ऊपर कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं अभी भी सपोर्ट डिस्कवर कर रही हैं। कार्डानो की प्राइस वैसे तो अगर आप दें तो ये एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बना रहा था, ये डेली के चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न बना, मुमकिन है मार्केट अगर दोबारा रिकवरी कर ले तो ये कार्डानो की प्राइस ऐसे ऊपर की मूवमेंट पकड़े, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है 38 सेंट 40 सेंट, इसको अगर ब्रेक किया तो कार्डानो की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।